नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बने हुए हैं। तो वहीं उसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और आज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल और डीआरडीओ द्वारा बनाए गए कोविड अस्पताल का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने आईसीयू बेड, ऑक्सीजन प्लांट और बाल रोग विभाग का जायजा भी लिया। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हर संभव दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा है कि कोविड से निपटने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी, तो वहीं अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी किए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में अभी सभी प्रकार के आयोजन रद्द किए गए हैं, क्योंकि सबसे पहली चुनौती जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना है। ये देख रहे हैं कि चूँकि ओमिक्रॉन का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको लेकर कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात करी है और हम लोगों ने पहले से ही चूँकि 7 तारीख से ही जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने 15-16 तारीख तक जो है सभी प्रकार की रैलियाँ, सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन, सभी प्रकार के जुलूस, उन सभी को प्रतिबंधित किया था और 8 तारीख से आचार संहिता लग गई है और लोकतंत्र का पर्व भी चल रहा है और इस समय में कोरोना जो ओमिक्रॉन है उसकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। चूँकि हल्द्वानी हमारा एक बड़ा केंद्र है, मेडिकल कॉलेज, यहाँ से पूरे कुमाऊं क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्रों को लोगों को चूँकि यहीं पर आना पड़ता है, इसलिए आज मैंने यहाँ की व्यवस्थाओं का मैं जायज़ा ले रहा हूँ। हर प्रकार से जो भी कमियाँ होंगी जो और आवश्यकताएँ होंगी उन आवश्यकताओं को हम पूर्ण करेंगे। जान माल की सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहला काम हमारा सबकी जान माल की सुरक्षा है। उसको लेकर बीच बीच में जो समय समय पर हम लोग जो ज़रूरी दिशा निर्देश हैं वो जारी करते रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को, सभी हमारे स्वास्थ्य अधिकारियों को, सभी को अलर्ट मोड में रखा है। सभी अवस्थापनाएँ, सुविधाएँ, चाहे वो हमारे ऑक्सीजन के पीएसए प्लांट हो, सभी जगह लगभग लग गए। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसके बाद वह आगे की तरफ बढ़ते रहे और अचानक लंबे समय से अपनी मांग के लिए आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को घेर लिया। इस दौरान अस्पताल में काम करने वाली महिला ने मुख्यमंत्री के आगे अपनी कई मांगों को लेकर गिड़गिड़ाने लगी। महिला ने मुख्यमंत्री से बोलते हुए कहा कि उनके बच्चे रोड पर हैं और उनकी स्थिति काफी खराब है। आपको बता दें कि उपनल के कर्मचारी नियमितीकरण, समान कार्य के अनुरूप समान वेतन और बीते महीनों पहले किए गए हड़ताल के दौरान 78 दिन का वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बात करें पहाड़ी विधानसभा क्षेत्रों की, जहां इस मौसम में तापमान सामान्य से भी नीचे रहता है, लेकिन चुनावी मौसम में यही तापमान कई नेताओं के पसीने निकाल रहे हैं। कांग्रेस से 2017 में बागी हुए विधायक और मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने राज्य की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके इस बयान से बीजेपी और कांग्रेस के दावेदारों की टेंशन बढ़ गई है। हरक सिंह के मुताबिक वो उत्तराखंड की किसी भी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। बहरहाल हरक सिंह रावत ने केदारनाथ सीट पर खुद को दावेदार बताया है और उनके इस दावे से केदारनाथ में पहले से ही तैयारी कर रहे नेताओं की अब बेचैनी बढ़ गई है। वहीं बीजेपी की शैला रानी रावत और आचा नौटियाल सहित कांग्रेस से सिटिंग विधायक मनोज रावत की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं हरक सिंह रावत लैंसडाउन से अपने पुत्रवधू के लिए चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि इस सीट पर बीजेपी के सिटिंग विधायक महंत दिलीप सिंह रावत की प्रबल दावेदारी है। लेकिन हरक ने इस सीट पर भी टेंशन बढ़ा दी है। मैं कोई पाकिस्तान से तो हूँ नहीं, आप मुझे बता दो कि क्या मैं पाकिस्तानी हूँ? चाइना से आया हूँ? अरे उत्तराखंडी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि ये संकुचित सोच किसी की हो, जब किसी की संकुचित सोच होती है तो मैं सोचता हूँ उससे, मुझे आप बता दो, मुझ पे आरोप लगा जब मैं लहसुन से चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझ पे भार होने का आरोप लगाया। लहसुन के लोगों से आज पूछो कि सबसे ज़्यादा काम लहसुन में किया कि नहीं किया, मैंने ईमानदारी से आज कोटद्वार में किया। रुद्रप्रयाग के लोगों से पूछो सैनिक शुल्क लिख के से दिया, उसके बाद कोई नहीं।
जो मैं कर गया था काम, उसके बाद चिरबेटा में महाविद्यालय रुद्रप्रयाग जिला किसने बनाया? आप मुझे बता दो, जब रुद्रप्रयाग जिला बनाना था तब तो मैं भारी नहीं था ना। आज अगर रुद्रप्रयाग जिला बनाया तब तो मैं भारी नहीं था ना। केदारनाथ की जब आपदा आई तब क्यों नहीं कहा आपने कि भाई इस दुख दर्द में जो उखीमठ की आपदा आई थी, तब क्यों नहीं कहा कि आप बाहर के हो, मंत्री हो, बाहर के हो, या मदद करो? केदारनाथ में जब इतनी त्रासदी थी, मैंने अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ केदारनाथ में जो है ऐसी जगह पे हेलीकॉप्टर लैंड किया जहाँ कोई रामबाड़ा में, जंगल चट्टी में, जहाँ कोई कर नहीं सकता था, तब मैं बाहर का नहीं था। अरे मतलब इसमें क्या बात हो गई? वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। खासकर इस समय उन्होंने कोटद्वार विधानसभा को बहुत सजाया संवारा, वो वहाँ भी जीत सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है उनकी बड़ी बहन के नाते वो हमारी रक्षा करेंगे, हमको अवसर देंगे, क्योंकि हम कई कसौटियों के बाद जो है ये अवसर महिलाओं को मिलता है और भारतीय जनता पार्टी जरूर हम पे विचार करेगी, न्याय देगी। तो हम ये कहते हैं कि विरोध नहीं है ये, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महिलाओं के अवसर खत्म कर दिए। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि माननीय हरक सिंह जी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और सवाल ही नहीं उठता कि वो अपना मैदान छोड़ें, क्योंकि अभी उन्होंने मेडिकल के लिए 25 करोड़ भी रिलीज कराए हैं और कंडी मार्ग जो कई दिन से लंबी था उसको कर दिया है, तो ये टाइगर सफारी जैसा कार्य किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो किस कारण से, किसी कारण से भी ऐसा नहीं दिखता मुझे कि वो विधानसभा को वहां से छोड़ेंगे और पूरा वो वहां पर एक तरफा जीत से वहां पर चुनाव लड़ेंगे। केवल हरक सिंह रावत और दिलीप रावत क्यों कह रहे हैं? यहाँ तो पूरे भाजपा के अंदर सिर्फ उटव्वल चल रही है। जिस तरह की गुटबाजियां सतह पर आ रही हैं, आप रायपुर विधानसभा में देखिए ना क्या हो रहा है, आप धर्मपुर में देखिए ना क्या हो रहा है। जिस इनकी विकास यात्रा को रायपुर से शुरू होना था, उसको धर्मपुर से इसीलिए तो शुरू किया गया क्योंकि खुद अपने ही स्थानीय विधायक के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ता और नेतागण धरने पर बैठ गए। वहीं अब आप देखिए कि सतपाल महाराज को लेकर, सुबोध उनियाल को लेकर, तमाम तरह की सुगबुगाहट, जितने भी कांग्रेस गोत्र के नेता भाजपा में गए हैं, सभी की जड़ें खोदने की तैयारी वहां भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल उन्होंने इन मंत्रियों को अपने सर पर काबिज देख लिया, अपने थाली की रोटी छीनते हुए देख लिया। तो अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है और वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इनको झेलने के मूड में नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति जहां विकास कार्य के कसीदे गढ़ता है या दावे करता है, छलांगे मार के दूसरी विधानसभा जाता है, तो ये तो उत्तराखंड। और खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल नौटियाल पिछले 40 वर्षों से बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही अनिल नौटियाल कर्णप्रयाग विधानसभा सीट से 2002 से 2007 तक विधायक भी रह चुके हैं, जबकि अनिल नौटियाल को 12 और 17 में पार्टी ने दरकिनार कर नए चेहरे पर भरोसा जताया था। तो वहीं अनिल नौटियाल फिर से बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे हैं। अनिल नौटियाल का कहना है कि इस बार पार्टी उन पर भरोसा जताएगी और वो पूरे तरीके से कर्णप्रयाग विधानसभा सीट को बीजेपी की झोली में डालने का कामयाब करेंगे। इस बार किस तरह से देखते हैं आपको? इस बार क्या उम्मीद है आपको कि आपको, क्योंकि सर्वे का आधार कार्ड काफ़ी टॉप हाफ में दिख रहे हैं? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम लोग और निरंतर लगभग 40 वर्षों से हमने पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर पार्टी के लिए काम किया है और निश्चित रूप से 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। डॉक्टर जी, अगर आपको टिकट मिल जाता है तो किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे, क्या क्या एजेंडे आप करेंगे? देखिए, विकास पहला मुद्दा है हमारा और निश्चित रूप से इन 7 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आशीर्वाद से और अपने प्रदेश की सरकार के आशीर्वाद से क्षेत्र में बहुत विकास तेज़ी से हुआ है और आने वाले समय में जो समस्याएं हैं उस पर हम निश्चित रूप से काम करेंगे और विकास और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। गैरसैंण राजधानी का मुद्दा भी पार्टी ने टिकट दिया और कर्नाटक विधानसभा से विजयश्री प्राप्त करी। 2012 में किन्हीं कारणों से पार्टी ने टिकट नहीं दिया, 2017 में भी टिकट नहीं दिया, तो पार्टी के लिए हम लोगों ने काम किया और वर्तमान समय में निश्चित रूप से मैं दावेदार हूँ और पार्टी का जो भी आदेश होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। कितना स्वस्थ टिकट दिया जाएगा? ठीक है, पार्टी जो भी आदेश देगी, अब ये तो पार्टी को तय करना है। हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और
पिछले 2012 से लगातार मैं क्षेत्रों में घूम घूम करके कार्यकर्ताओं के बीच में, समाज के बीच में रह करके काम करता रहा हूं। और पार्टी जो भी 2022 चुनाव के मद्देनजर प्रशासन भी सतर्क हो गया है और जिसके चलते उत्तराखंड की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के बिजनौर के प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बैठक की, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर, पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर और अफजलगढ़ कोतवाल जशपुर और कोतवाल अफजलगढ़ समेत कई चौकी इंचार्ज भी मौजूद रहे, ताकि चुनाव के दौरान दोनों राज्यों के बीच सामंजस्य बना रहे। निर्वाचन 2022 जो आगामी 14 फरवरी को होना है, इसी के संदर्भ में हमने जो है बॉर्डर मीटिंग की है, जिसमें हमारे जिला बिजनौर जो हमारा पड़ोसी राज्य का जनपद है और हमारे जो है उधम सिंह नगर जनपद से मिलता है, तो काफ़ी चीज़ें हमने आपस में शेयर की हैं। अधिकारियों के आपस में नंबर, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन की जो बात होती है, अपराधियों के बारे में भी कि जो उनके ज़िले के जो अपराधी हमारे यहाँ हो सकते हैं इस समय, या उनके वो नामजद हैं, फरार हैं, उनकी सूची, और हमारे द्वारा भी हमारे यहाँ के अधिकारियों जो कि संभवतः वहाँ पर होंगे, नामजद हैं हमारे यहाँ, जो शराब का कारोबार करते हैं या अवैध किसी भी तरह से जो इस तरह के धंधों में लिप्त हैं, उनकी सूचियाँ आदान प्रदान की गई है। भविष्य में जो नाके होंगे जिसमें लगातार जो चेकिंग होगी और किसी भी तरह से अपने जनपद से दूसरे जनपद में, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी कोई इलिसिट लिकर, कॉन्ट्राबैंड और बाकी जो भी इलीगल वेपन्स भी हो सकते हैं जो बिना लाइसेंस ही, उनको भी जो हम पकड़ते हैं, या कोई नकदी है जो आदर्श आचार संहिता के अनुसार या चुनाव। और उधर जनपद ऊधम सिंह नगर के जशपुर में चुनाव के मद्देनजर लगातार राजनीति उठापटक नजर आ रही है। बता दें कि बीते दिनों अजय अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी ही पार्टी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया था। दरअसल अजय अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी में अपना टिकट कटने के बाद पार्टी छोड़कर निर्दलीय मैदान में उतरने की बात कही थी और आज उन्होंने नया कदम बढ़ाते हुए बसपा के प्रदेश प्रभारी मेघराज सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद अजय अग्रवाल ने अपने समर्थकों संग बसपा का दामन थामा। माना जा रहा है कि वो जशपुर से बसपा प्रत्याशी हो सकते हैं। आज जशपुर विधानसभा जो बहुजन समाज पार्टी की हमेशा से बहुत मजबूत विधानसभा रही है और हमारा कैंडिडेट यहाँ से जब भी चुनाव हुआ है सेकंड पोजीशन पे 1000-2000 वोटों के अंतर से ही चुनाव हारा है। निश्चित तौर से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बहुत बुलंद है और आज हमारे बीच में तमाम कार्यकर्ताओं के समर्थन से, तमाम कार्यकर्ताओं की सिफारिश से श्री अजय अग्रवाल जी, जो पिछले दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी फिर आम आदमी पार्टी को छोड़कर आज बहुजन समाज पार्टी में अपने तमाम समर्थकों के साथ में, क्योंकि आज यहाँ पर बहुत कम संख्या में ही कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, कोरोना की लाइन को दृष्टिगत रखते हुए ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की गई है, इसलिए अग्रवाल जी अपने केवल गिने चुने साथियों को साथ लेकर यहाँ पर आए हैं, लेकिन भारी लोगों का जन समर्थन इनके साथ है। आज इनको जो है बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया गया। सर, उत्तराखंड में कितनी सीटों? समाज पार्टी उत्तराखंड में सभी 70। और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इसके साथ ही कुछ अहम बातें भी बताई हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं भी वर्ष 2002 से दावेदार हूं और 2002 में ये विधानसभा लक्ष्मण चौक विधानसभा होती थी और उस समय सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तक मेरा नाम पहुंचा था, लेकिन उस समय चूंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी जी ने बाद में इच्छा व्यक्त की कि वो पुनः चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मुझे उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनाया गया था। उसके बाद 2012 में परिसीमन चेंज हो गया और ये सीट लक्ष्मण चौक सीट उस समय समाप्त हो गई और उसके बाद देहरादून कैंट सीट अस्तित्व में आई और तब से हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हरबंस कपूर जी, जिनकी सीट पहले देरा खास होती थी, लेकिन वो सीट राजपुर रोड में कन्वर्ट होने के बाद चूंकि आरक्षित हो गई थी, तो हरबंस कपूर जी ने देहरादून कैंट से चुनाव लड़ना प्रारंभ किया और हमने उनको पूरा समर्थन देकर, पूरा सहयोग करके उनको भारी मतों से हमेशा विजयी बनाने का काम किया। अब दुर्भाग्य से हरबंस कपूर जी हमारे बीच में नहीं हैं, तो हम उनकी परंपरा को, विजय की परंपरा को आगे।
और उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी तरफ से चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के अतिरिक्त हम राजस्थान और उत्तर प्रदेश से करीब 15,000 होमगार्ड भी बुला रहे हैं। हमने 115 कंपनी मांगी है और बाकी हमारी 25,000 की राज्य पुलिस की फोर्स है। पूरी तैयारी है। चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्वक व निष्पक्ष ढंग से संपन्न होगा, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। हमारे जो बूथ्स और सेंटर्स की संख्या फाइनल हो चुकी है, उसका वल्नरेबिलिटी जो है, कितना वल्नरेबल है, कितना क्रिटिकल है, वो फाइनल होगा। उसके बाद जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे, उस पर हमारी एक्सरसाइज चल रही है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार हो चुका है। बाहर से हमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल मिलेंगे और साथ ही साथ हमें होम गार्ड्स भी बुलाएंगे हम राजस्थान, यूपी से। और इसलिए ये सारी हमारी कैलकुलेशन हो गई है। और जैसा हमने कहा है कि किसी को भी चुनाव में किसी भी हालत में। प्रदेश में आचार संहिता लगते ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है और आज इस पर काशीपुर क्षेत्र के अपर पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में कोतवाली, काशीपुर समेत तमाम पुलिस महकमों ने नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालते हुए लोगों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने का पाठ पढ़ाया। और इस दौरान पुलिस के जवानों ने शक्ति प्रदर्शन कर अराजकताओं को यह संदेश भी दिया कि किसी भी किस्म की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कोई पाया जाए तो उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। फ्लैग मार्च निकाला गया है सर, क्या है सर इसका उद्देश्य? सर, सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसी संदर्भ में सामान्य सभी नागरिकों से, समस्त नागरिकों से ये अपील की जा रही है कि कृपया वे निर्भीक होकर अपना मतदान देकर किसी दबाव और लालच में ना आए। और अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है, इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है तो इसमें तत्काल पुलिस के द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ जो भी अराजक तत्व हैं जो चुनाव के दौरान गड़बड़ी कर सकते हैं, उनके विरुद्ध हम 107-16, 151 गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और उनको लगातार चिन्हित भी कर रहे हैं। नागरिकों को जो है इस तरह से जो एक अपील की जाएगी कि शांति व्यवस्था बनाकर रखेंगे। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। सियासतदानों के इरादों को अखबार में देखा है। यहाँ बयानवीरों के लिए कोई न लक्ष्मण रेखा है। गोली मारेंगे, कितनों को मारेंगे बताओ। चुनाव नजदीक आ जाए तो हर मुद्दा उछाला जाता है। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। विपक्ष की हुंकार है, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। वादों पर विवाद है, किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए और चुनौतियों का अंबार है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब की सरकार बनाने को सियासतदान तैयार है। जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा। कल थानू 15 मिनट रोकना पै गया ते आऊं होगी, आऊं होगी, आऊं होगी। पांचों राज्यों के चुनावी रण में उतर चुकी है सियासी सेनाएं। 7 चरणों के विधानसभा चुनाव की बज चुकी है रणभेरी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और गोवा, मणिपुर से पंजाब तक कौन धड़कता है इस जनता के दिल में। पहले रुझान से लेकर आखिर नतीजों तक अब की बार फिर वही सवाल।
अब की बार किसकी सरकार? सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले 10 जनवरी को रुद्रपुर के गगन ज्योति बारात घर के पास प्रतिबंधित पशु की हत्या कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में 2 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो वहीं एक आरोपी सरगना और हिस्ट्री सीटर ने रामपुर कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया है और इसके साथ ही अन्य आरोपी इस मामले में अभी भी फरार चल रहे हैं। इस मामले में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले का खुलासा आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर ने किया है। रुद्रपुर के गगन ज्योति बारात के पास एक खाली पड़े खेत में प्रतिबंधित पशु की हत्या कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में पुलिस ने इस मामले का प्रयुक्त वाहन समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना घटी थी टांजिल कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत। उसमें जैसे पहले आपको मैंने बताया था कि इसमें 4 अभियुक्त इन्वॉल्व थे। उन चारों में से एक अयूब हकला, उसकी अरेस्टिंग हो गई है। उसके साथ रामपुर में जो मीट बेचने में 2 अन्य सहयोगी थे, अफसर अली और शौलत अली, इन दोनों की अरेस्टिंग कर ली है। तो इस प्रकार से 3 लोगों की अरेस्टिंग आज हुई है। 3 जो अन्य इसमें उस दिन घटना में संलिप्त थे, उसमें से दानिश, एक कल घटना के बाद से ही हमारी टीमें रामपुर और मुरादाबाद लगातार दबिशें दे रही थी। तो एक दानिश नाम का जो दूसरा अभियुक्त उसमें था, एक कल कोर्ट में सरेंडर हो गया। हमारी टीम भी गई थी और कचहरी में जाने से पहले हमारी टीम ने उसको इंटरसेप्ट भी कर लिया था, लेकिन कचहरी में काफ़ी वकील आ गए थे, उनका वकील भी था। तो कचहरी में जाने के कारण उसकी अरेस्ट नहीं हो पाई थी, तो वो वहाँ कोर्ट में सरेंडर हो गया था। बाकी उसको तुरंत जो है कल परसों तक हम लोग वारंट पेपर ला करके जुडिशियल रिमांड पर लेंगे। बाकी जो अन्य जो उसके जो मुलजिम हैं उस्मान और नईम, उस्मान वहाँ का HS है, नईम भी रामपुर का रहने वाला है। इन चारों मुलजिमों का बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। ये उस्मान इस पूरे ऑपरेशन का सरगना था और ये चारों लोग प्रोफेशनल मांस काट करके बेचने वाले हैं, चाहे वो गौवंशी का हो या किसी अन्य जानवर का हो, तो प्रोफेशनल हैं। और अब तक जो हमारी जांचें हमने की है उसके आधार पर इन चारों की संलिप्तता है। इसके अलग अलग जो अन्य आयाम हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जब अन्य 3 जो अभियुक्त हैं, मेन अभियुक्त, वो पुलिस के पास आ जाएंगे, हम उनको अपनी हिरासत में लेंगे। पूछताछ के बाद कुछ चीज़ें जो भी सामने आएंगी उसके बारे में। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस की तरफ से की जा रही तैयारियों का जायजा चमोली पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने ग्वालदम पहुंच कर लिया और पुलिस अधीक्षक ने यहां जिला बॉर्डर पर बनाए गए बैरियर का निरीक्षण किया और चेकपोस्ट पर हर आने जाने वाले वाहनों का सघन चेकिंग के निर्देश पुलिस को दिए। चमोली पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने पुलिसकर्मियों को लगाई जा रहे बूस्टर डोज पर बोलते हुए कहा कि चुनाव के मद्देनजर कोरोना के बढ़ते संभावित खतरे को देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर्स के तर्ज पर बूस्टर डोज लगवाई जा रही है और चुनाव से पूर्व 100% पुलिसकर्मियों को बूस्टर डोज लगवाने के कार्य का पूरा किया जाएगा। पुलिसकर्मियों को क्योंकि अब फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, उन्हें बूस्टर डोज और प्रिकॉशनरी डोज जो है वो लगवाई जा रही है और लगभग हमारे जो है ऑलमोस्ट 50% कर्मचारी जो है उन्हें बूस्टर डोज लगा दिया गया है और अभी लगा। और लंबे समय से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के निरीक्षण का जो इंतजार था वो अब पूरा हो गया है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के जल्द शुरू होने की उम्मीद जग चुकी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और उसके संबंध बेस्ड चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान NMC की टीम फैकल्टी हॉस्पिटल समेत अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। अभी निरीक्षण चल रहा है, कल भी हुआ था, अभी आज भी सुबह 9 बजे से जो है ये मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण हो चुका है और काफ़ी सेटिस्फाइड है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज कैंपस को देख के। अभी जो है हॉस्पिटल का राउंड चल रहा है, अभी हॉस्पिटल का राउंड ये होगा, उसके बाद जितने फैकल्टी हैं फैकल्टी का वेरिफिकेशन होगा
वो सारे फैकल्टी जो है मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे फैकल्टी का वेरिफिकेशन होगा। क्या लगता है सर कि पंख लगने की उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है कि इस बार खुल जाना चाहिए, और जब तक एनएमसी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कह नहीं सकते, पर उम्मीद है कि जल्दी ही चमोली जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में सैंपलिंग की जा रही है, वहीं बाहर से आने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। पिछले 10 दिनों में चमोली जिले में 180 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जिसमें से कुछ लोग सही होकर घर भी वापस चले गए हैं और अभी भी 170 केस जिले में एक्टिव हैं। सभी को होम आइसोलेट किया गया है। एसएमओ चमोली एसपी कोदियाल ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयां हैं और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी है। देखिए, कोविड के मामले अभी पिछले 10 दिनों से काफ़ी बढ़े हैं। जो हमारे पास मामले आए हैं, 1 तारीख से हमारे पास जो है 180 मामले थे, जिसमें से जो है 8 ठीक हो गए। अभी हमारे पास जो है 170 जो है हमारे पास एक्टिव केस इस समय ज़िले में है और तैयारी हमारी इस समय युद्ध स्तर पे हैं। हमारे पास 4 ऑक्सीजन सेंटर, जनरेटर सेंटर है, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई जाती है, बनाई जाती है और हमारे पास करीब 900 हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, छोटे वाले और बड़े वाले हमारे पास 400 करीब ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास करीब 400 जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं। इसी तरह से हमने सब जगह हमारे पास टोटल बेड यदि क्षमता पूछी जाए तो जो हमारे ऑक्सीजनेटेड बेड है हमारे पास 400 से ज़्यादा हम लोग भर्ती कर सकते हैं अस्पताल में मरीजों को। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।